ध्वनि की जब आंख खुली तो उसने खुद को किसी अंधेरे कमरे में जमीन पर पड़े हुए पाया। उसने जैसे ही उठने की कोशिश की तो वो हैरान रह गई, क्योंकि उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। उसके मुंह पर भी टेप लगा हुआ था, ताकि वो चिल्ला भी न पाए। ध्वनि को खुद की हालत देख रोना आ रहा था। पता नहीं कहाँ हूँ मैं, कौन मुझे यहाँ लेकर आया। ध्वनि अभी ये सब सोच ही रही थी कि तभी उस अंधेरे कमरे का दरवाजा खुला। अचानक से तेज रोशनी मुंह पर पड़ने से ध्वनि की आंखें जलने लगी। ध्वनि ने अपनी अधखुली आंखों से देखा तो उसे 4 लड़कों की परछाई नजर आई, जिसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। जैसे जैसे वो ध्वनि के करीब आते जा रहे थे, उनकी शक्ल ध्वनि को और भी ज्यादा क्लियर होती जा रही थी। जब वो सब ध्वनि के एकदम करीब आ गए, तो ध्वनि की आंखों में उन सबका अक्ष एकदम क्लियर हो गया। इसी के साथ उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। ये चारों लड़के और कोई नहीं, बल्कि रोनित, आदर्श और उनके 2 दोस्त थे, जो करण से हुई पिटाई का बदला लेने के लिए उन्होंने ध्वनि को किडनैप कर लिया था, ताकि वो करण को सबक सिखा सके। ध्वनि को भी कुछ ही कुछ उसके किडनैप होने की वजह का पता चल चुका था। और बटरफ्लाई, क्या हाल है तुम्हारे? आई होप तुम्हें यहाँ किडनैप होकर मजा आ रहा होगा, आदर्श ने एवं स्मर्क करते हुए कहा। तो उसके दोस्त हंसने लगे। अरे भाई, तू क्यों इस छम्मक छल्लों के जले पर नमक छिड़क रहा है? मजा तो इसे तब आएगा ना, जब हम सब कुछ मजेदार करेंगे। रोनित ने ध्वनि को ऊपर से नीचे तक अपनी लस भरी नजरों से देखते हुए कहा, तो ध्वनि की आंखें डर से भर गई। हाँ, सही कहा दोस्त, उनके दोस्तों निखिल और राजीव ने रोनित की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। यार, पहले अपना गला गिला कर लेते हैं, तभी तो बटरफ्लाई की प्यास बुझा पाएंगे। निखिल ने वहां जमीन पर बियर्स की कैन रखते हुए कहा। तो सब वही बैठकर ड्रिंक करने लगे। उन सब की ऐसी बातें सुनकर ध्वनि की आंखों से आंसू झरझर कर बहने लगे। इस वक्त वो सिर्फ 2 लोगों को ही याद कर रही थी, पहली उसकी बहन फलक और दूसरा निहाल। पता नहीं क्यों, लेकिन वो चाहती थी कि कैसे भी करके निहाल को उसकी हालत का पता चल जाए, लेकिन उसके पास तो उसका मोबाइल भी नहीं था। यही सब सोचकर उसकी आंखों से आंसू तेजी से बहने लगे। वो रिग्रेट कर रही थी कि क्यों वो उस लड़की के कहने पर उस सुनसान रास्ते पर चली गई। उसे खुद को ही 2 थप्पड़ लगाने का मन कर रहा था। वहीं आदर्श, रोनित, निखिल और राजीव तो ध्वनि को छटपटाते देखते हुए अपनी ड्रिंक एंजॉय कर रहे थे। उन सब की आंखों में शरानियत साफ देखी जा सकती थी, जिसे देखकर ध्वनि को उसकी मौत ही दिखाई दे रही थी। तभी राजीव अपनी जगह से उठा और लड़खड़ाते कदमों से ध्वनि की ओर जाने लगा। उसे अपने पास आता देख ध्वनि अपने पैरों को समेटने लगी। अबे रुक, पहला राउंड तो मैं ही कंप्लीट करूंगा। आखिर डे फर्स्ट से मेरी नजर जो थी इस पर, इतना कह रोनित ने अपनी जगह पर खड़ा हो गया और अपने कपड़ों को झाड़ते हुए ध्वनि की ओर बढ़ गया। ध्वनि ने अपने पैरों को समेटकर उसे अपने सीने से लगा लिया। ध्वनि को ऐसा करते देख वो चारों जोर जोर से हंसने लगे। ध्वनि, जिसने घुटनों से नीचे तक की फ्रॉक पहनी हुई थी, वो उसके ऐसा करने से उसके घुटनों के ऊपर तक उठ गई थी, जिसे देखकर उन चारों के अंदर का दरिंदा जाग गया था। भाई, पहले तू एंजॉय कर, तब तक मैं अपनी उस बेवकूफ गर्लफ्रेंड से बात करके आता हूँ, आदर्श ने उस रूम से बाहर जाते हुए कहा। अब ध्वनि के सामने रोनित और उसके पीछे निखिल और राजीव खड़े थे। रोनित ने ध्वनि को देखकर अपने होठों पर बड़ी अजीब तरीके से जीभ फिराया। उसे देखकर ध्वनि को उन सबसे घिन आ रही थी, लेकिन उससे भी ज्यादा उसे खुद पर गुस्सा और तरस आ रहा था। सो बटरफ्लाई, तुम दिखने में तो कच्ची कली ही लग रही हो। आई होप करण ने कली को फूल न बना दिया हो, लेकिन अगर तुम अभी भी वर्जिन होगी तो मुझसे जेंटल होने की बिल्कुल भी उम्मीद मत करना, बिकॉज आई एम गोना डू इट सो हार्श। रोनित इतना बोल जोर जोर से हंसने लगा। रोनित की घाटिया बात सुनकर ध्वनि का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसका मन कर रहा था कि वो रोनित की जान ही ले ले। उसकी आंखें डर से और चौड़ी तब हो गई जब उसने रोनित को अपनी बैट निकालते हुए देखा। रोनित ने बैट को साइड में फेंक दिया और अपनी पैंट रिमूव करने लगा। रोनित ने जब अपनी पैंट रिमूव कर दी तो ध्वनि ने उसे अपनी नजरें फेर ली। रोनित अपने चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट बिखेरे हुए ध्वनि के पास आया और अपनी लोअर बॉडी को ध्वनि के चेहरे के करीब लेकर जाने लगा। रोनित के ऐसा करते ही ध्वनि अपने चेहरे को इधर उधर घुमाने लगी, जिसे देखकर रोनित का चेहरा काला पड़ गया। रोनित ने ध्वनि के बालों को इतनी जोर से पकड़ा कि ध्वनि की आंखें भर आईं। टेप की वजह से उसकी चीख उसके मुंह में ही रह गई। उसे ऐसा लग रहा था
कि उसके सारे बाल आज उखड़ ही जाएंगे। रोनित उसके बालों को पकड़ उसके चेहरे को अपनी लोअर बॉडी की ओर लाने लगा। इससे पहले ही ध्वनि का फेस रोनित की बॉडी से टच हो पाता, वहां गोली चलने की आवाज सुनाई दी, जिसके साथ ही रोनित की जोरदार चीख उस कमरे में गूंज उठी। ध्वनि ने तो डर से अपनी आंखें बंद कर ली थी। तभी उसे 5 से 6 गोलियां और चलने की आवाज सुनाई दी। ध्वनि ने हिम्मत कर अपनी आंखें खोलकर सामने की ओर देखा तो वहां निहाल का असिस्टेंट और करण खड़े दिखाई दिए। उन सबके हाथों में गन थी और रोनित, निखिल और राजीव, उन सबके हाथों और पैरों में गोली लगी हुई थी। निहाल को देख ध्वनि की आंखें चमक उठी। निहाल ने आकर ध्वनि के हाथ पैर खोले और उसने जैसे ही उसका मुंह खोला, वो निहाल से गले लगकर जोर जोर से रोने लगी। निहाल की आंखें जो अब तक अंगार उगल रही थी, वो ध्वनि के गले लगते ही बहते पानी की तरह शांत हो गई। ध्वनि ने रोते हुए निहाल से कहा, आपने आने में इतनी देर क्यों लगा दी? निहाल जी, आप जानते भी है ये सब मेरे साथ क्या कर। शाह, क्यूटी पाए मेरे होते कभी कोई तुम्हारे साथ गलत नहीं कर सकता। निहाल ने ध्वनि के बालों को सहलाते हुए कहा तो ध्वनि सिसकने लगी। वही करण को तो ध्वनि और निहाल को साथ देख बहुत अच्छा लग रहा था। करण ने बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर देकर रोनित, निखिल और राजीव को डाक विला भेजवा दिया। निहाल ने जब करण की ओर देखा तो उसने अपनी पलकें झपका दी। निहाल ने ध्वनि को अपनी बाहों में उठाया और उस घर के बाहर निकल गया। ध्वनि तो निहाल के सीने में अपना मुंह छुपाए सिसकते जा रही थी। एक लंबी ड्राइव के बाद निहाल की कार एक बड़े से फार्म हाउस के सामने आकर रुकी, जिसके बाहर बड़े बड़े वर्ड में सहगल्स फार्म लिखा हुआ था। निहाल ने गाड़ी से उतरकर ध्वनि को ब्राइडल स्टाइल में उठाया और उसे फर्स्ट फ्लोर पर बने मास्टर बेडरूम के बेड पर लेटा दिया। ध्वनि जो कब से अपनी नजरें नीचे झुकाए हुई थी, जब उसने निहाल को बाहर से जाते हुए देखा तो उसने निहाल के हाथ को पकड़ लिया। निहाल ने सवाल भरी नजरों से ध्वनि की ओर देखा तो ध्वनि अपनी कत्थई गीली आंखों से निहाल की काली गहरी आंखों में देखकर बोली, आई वॉन्ट यू निहाल जी। ध्वनि की बात सुन निहाल का चेहरा एक्सप्रेशनलेस था, मगर उसकी आंखें गहरी हो गई और वो ध्वनि की ओर बढ़ गया। निहाल ने ध्वनि के लाल पड़ चुके चेहरे की ओर देखा। उसे देखकर निहाल को कुछ गड़बड़ लगी। तभी उसका ध्यान ध्वनि के गले में बने एक निशान पे गया, जो किसी इंजेक्शन के इंजेक्ट करने का निशान था। उसे देखकर निहाल ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि वो जानता था कि ये किस चीज का निशान है। उस निशान को देखकर निहाल ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। इस वक्त उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। वो अपने हाथों की मुट्ठियां बंद कर अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। थोड़ी देर बाद निहाल ने अपनी आंखें खोलकर ध्वनि की ओर देखा, जो अपनी कत्थई आंखों से टुकुर टुकुर उसे ही देख रही थी। निहाल ने एक ठंडी अभरी और ध्वनि से बोला, तुम शायद होश में नहीं हो क्यूटी पे, तभी तुम इस तरह की बातें कर रही हो। मैं जानती हूँ आप ये सोच रहे हैं कि मैं ये सब उस इंजेक्शन की वजह से बोल रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आज सच में आपको महसूस करना चाहती हूँ। आप रोज रात को आकर मुझे ऐसे ही तड़पा कर चले जाते हैं। पता नहीं ये सही है या गलत है, बट मेरे अंदर आपको पाने ही डिजायर हो रही है। ध्वनि ने अपनी लंबी लंबी पलकें झपकाते हुए बड़ी मासूमियत से कहा तो निहाल उसे हैरानी से देखने लगा। उसे ध्वनि के मुंह से इस तरह की बात सुनने की कभी उम्मीद नहीं थी। ध्वनि अपने होठों का पाउट बनाकर उसे ही देख रही थी, जिसे देखकर अब निहाल का भी हाल बेहाल होने लगा था। निहाल ने तुरंत उससे अपनी नजरें फेर ली और उसकी ओर पीट करके खड़ा हो गया। मैंने डॉक्टर को पहले ही फोन कर दिया है, वो आते ही होंगे। निहाल की बात सुनकर ध्वनि का मुंह बन गया। असल में निहाल चाहता था कि ध्वनि जब उसके प्यार को दिल से एक्सेप्ट करे, तभी वो दोनों अपने रिश्ते को आगे बढ़ाए। वो ध्वनि के मुंह से उसका कन्फेशन सुनना चाहता था, इसीलिए निहाल ने इतने दिनों से खुद के इमोशंस पे कंट्रोल करके रखा था। लेकिन आज ध्वनि की हरकतें उसे अपना कंट्रोल खोने पर मजबूर कर रही थी। बड़े अजीब इंसान है आप। जब मैं मना करती थी तो कैसे जोंक की तरह मुझसे चिपकते रहते थे, और अब जब पास आने को बोल रही हूँ तो कैसे मुझसे दूर भाग रहे हो। लगता है आप में ही कोई कमी है, ध्वनि ने मुंह बनाते हुए कहा तो निहाल का मुंह खुला का खुला रह गया। ध्वनि की बात सुनकर निहाल की आंखें छोटी हो गई और वो घूर कर ध्वनि को देखने लगा। भला दुनिया में किस आदमी को अपनी एबिलिटी पर सवाल उठना बर्दाश्त होगा। तो वही हाल निहाल बाबू का भी था। ध्वनि की बात सुनकर उसने अपने कदम ध्वनि की ओर बढ़ा दिए, जो जिद्दी बच्चों की तरह मुंह फुलाए बैठी हुई थी।
तो तुम्हें मेरे स्टेमिना पे डाउट है? क्यूटी पाई, ओके टुडे आई शो यू हु इज निहाल सहगल, निहाल ने एविल स्माइल करते हुए कहा और ध्वनि की ओर बढ़ गया। निहाल को अपने करीब आते देख ध्वनि की आंखों में चमक आ गई। कुछ असर उस पे नशे का भी था और कुछ उसके अंदर की फीलिंग भी थी, जिस वजह से ध्वनि आज निहाल को पा लेना चाहती थी। लेकिन उसे प्रॉपर वेज नहीं मिल रहे थे कि को अपनी बातें अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए, इसलिए वो ऐसी उटपटांग बातें कर रही थी। निहाल ने अपने शर्ट के सारे बटन्स एक झटके से तोड़ दिए और शर्ट को नीचे से फर्श पे फेंक दिया। निहाल ध्वनि के ऊपर आ गया और बिना एक पल गवाए उसके होठों पर भूखे शेर की तरह टूट पड़ा। वो दोनों ही एक दूसरे को वाइल्डली किस कर रहे थे। ध्वनि जानती थी कि आज वो अपने लाइफ का एक बहुत बड़ा डिसीजन ले रही है, लेकिन वो ये भी जानती थी कि इन फ्यूचर वो इस चीज के लिए कभी रिग्रेट नहीं होगी। निहाल ने ध्वनि के ड्रेस की जिप खोलकर उसे कंधे से सरका दिया और उसके कंधे पर किस करने लगा। वो अब उसके कंधे, कॉलरबोन और क्लीवेज पे किस के साथ बाइट भी करने लगा, जिससे ध्वनि की सिसकियां निकलने लगी। ध्वनि की प्लेजर से भरी सिसकियां निहाल को और भी ज्यादा वाइल्ड बनने पर मजबूर कर रही थी। निहाल ने ध्वनि की ड्रेस को अब सरका कर उसकी कमर तक ले आया। निहाल ने कुछ ही पलों में ध्वनि के कंधे, कॉलरबोन, क्लीवेज और सीने को अपने दिए हिकस से लाल कर दिया। उन सारे लव बाइट्स को देखकर निहाल के चेहरे पर सेटिस्फैक्शन वाली चमक आ गई। निहाल ने ध्वनि के छोटे से लाल पड़ चुके चेहरे को देखा, जो आंखें बंद कर गहरी गहरी सांसें ले रही थी। उसके चेहरे पर आंसुओं के बहने के निशान थे। निहाल ध्वनि के चेहरे की ओर झुका और उसके कान में अपने सेडेक्टिव वॉइस में बुदबुदाया, तुम तो अभी से रोने लगी क्यूटी पाई, जबकि अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं है। तो अपने इन रोज वाटर को बचा कर रखो, cause I'm going to be very rough today। निहाल की बात सुन ध्वनि ने उसकी ओर देखा, जो उसे देखकर तिरछा मुस्कुरा रहा था। निहाल ने दोबारा उसके होठों पर अपने होठ रख दिए तो ध्वनि ने भी अपनी आंखें बंद कर दी। कुछ ही देर में उस दोनों के कपड़े फर्श पर पड़े हुए थे और वो दोनों एक दूसरे के बदन के हर हिस्से को बेतहाशा चूमे जा रहे थे। निहाल ने जब अपनी नशीली आंखों से दोबारा ध्वनि की ओर देखा, तो वो उसके नीचे आंखें बंद कर लेटे हुए गहरी गहरी सांसें ले रही थी। निहाल ने ध्वनि की बंद आंखों को बारी बारी चूमा और उसके होठों पर अपने होठ रख उसके बॉडी में एंटर हो गया। इसी के साथ ध्वनि की एक दर्दनाक चीख उसके मुंह के अंदर ही रह गई, क्योंकि निहाल ने उसके होठों को ब्लॉक किया हुआ था। ध्वनि के आंखों से आंसू निकलकर उसके बालों में छुप जा रहे थे और थोड़ी ही देर बाद उस कमरे में ध्वनि की दर्द भरी सिसकियां और निहाल के तेज सांसों का शोर ही सुनाई दे रहा था। शाम तक निहाल ने ध्वनि को बहुत परेशान किया। ध्वनि की जब नींद खुली तो रात के 9 बज रहे थे। ध्वनि की नजर जब घड़ी पे पड़ी तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। वो अपनी जगह से लड़खड़ा कर उठ गई। उसे अपनी लोअर बॉडी में बेतहाशा दर्द हो रहा था, लेकिन उसने किसी तरह खुद को एक सफेद चादर से कवर किया और बाथरूम की ओर चली गई। उसने एक नजर पीछे मुड़कर आराम से पेट के बल सोते हुए निहाल को देखा, जिसकी सिर्फ नेक पीठ ही ध्वनि को दिखाई दे रही थी। बाथरूम में जाकर ध्वनि कुछ देर बाथटब में गर्म पानी भरकर उसमें लेटी रही। उसे इससे थोड़ा आराम मिला। ध्वनि जब बाथरूम से शॉवर लेकर बाहर आई, तब तक निहाल की भी नींद खुल चुकी थी। ध्वनि ने सिर्फ बाथरोब पहना हुआ था। निहाल चेहरे पर अलग ही चमक लिए ध्वनि की ओर ही देख रहा था। निहाल जी, आप क्या मेरे लिए कपड़े मंगवा देंगे? हमें जल्द से जल्द सिंघानिया मेंशन जाना होगा। दी इंतजार कर रही होगी, ध्वनि को परेशान होते हुए कहा। निहाल ने अपने कदम ध्वनि की ओर बढ़ा दिए और उसके एकदम करीब आकर खड़ा हो गया। ध्वनि एकटक अपनी कत्थई आंखों से उसके चेहरे की ओर ही देख रही थी। निहाल ने ध्वनि की पतली नाजुक कमर में हाथ डाल उसे अपने एकदम करीब खींच लिया। निहाल के ऐसा करने से ध्वनि के हाथ खुद ब खुद निहाल के सीने पर आ गए। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है क्यूटी पाई। करण ने सब कुछ अच्छे से संभाल लिया है और तुम्हारी दी के अकॉर्डिंग तुम अभी सोनिया के घर पर हो, क्योंकि उसके पेरेंट्स आज आउट ऑफ सिटी गए हुए हैं। निहाल ने ध्वनि के बालों की लटों को उसके कान के पीछे करते हुए कहा। मतलब आपने घर वालों से झूठ कहा? तो क्या उन्हें ये बताता कि तुम और मैं यहाँ कौन सी मीटिंग कर रहे हैं? निहाल ने सार्कास्टिकली कहा तो ध्वनि की हंसी छूट गई। आप ना बहुत शातिर हो निहाल जी, ध्वनि ने निहाल के गालों को पिंच करते हुए कहा, तो निहाल के चेहरे पर स्माइल आ गई। निहाल ने ध्वनि को अपनी मजबूत बाहों में भर लिया
तो ध्वनि ने भी उन्हें बैंक हक कर लिया। निहाल जी, मैं आपसे प्यार करती हूँ या नहीं, आई एम नॉट श्योर बट मुझे आपके साथ रहना अब अच्छा लगता है। ध्वनि ने अपने छोटे से चेहरे को निहाल के नेकेड सीने में रब करते हुए कहा। तुम मानो या ना मानो क्यूटी पाए, लेकिन मैंने तुम्हारी आंखों में खुद के लिए कुछ अलग देखा है, जो सिर्फ मेरे लिए ही तुम फील करती हो, और इस कुछ का नाम सिर्फ प्यार है। निहाल ने ध्वनि के फोरहेड पर किस करते हुए कहा। निहाल ने ध्वनि को ब्राइडल स्टाइल में उठाकर सोफे पे आराम से बैठा दिया और खुद बेडशीट को चेंज करने लगा, क्योंकि बेडशीट पर रेड स्टेन लगा हुआ था, जो उनके एक होने की निशानी थी। निहाल ने बेड पर न्यू बेडशीट बिछा दी। ध्वनि तो बस निहाल की इस केयरिंग साइड को ही देख रही थी। वहीं दूसरी ओर सिंघानिया मेंशन में फलक और वेदांत ने डिनर कर लिया था, और वो इस वक्त कुछ क्यूटली टाइम स्पेंड कर रहे थे। बालकनी में रखे झूले पर वेदांत के लैप पर बैठी फलक ने वेदांत के सीने से अपना सिर टिकाया हुआ था। मिस्टर सिंघानिया, आपको पाकर मेरी लाइफ एकदम परफेक्ट हो गई है, बस अब ध्वनि को भी एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर मिल जाए। फलक ने अपनी हेजल ग्रे आइज को टिमटिमाते हुए कहा। तो वेदांत ने बस हम में जवाब दिया। आप ये क्या, बस हम, हाँ, ओके, नो, ये इसमें जवाब देते हो, कभी तो पूरे एक पैराग्राफ का सेंटेंस बोलो, फलक ने मुंह बनाते हुए कहा। आई एम नॉट आंसरेबल बाबी, मेरा जब मन होगा मैं तभी बोलूंगा, वेदांत ने आई रोल करते हुए कहा। तो फलक उसे अजीब सा मुंह बनाकर देखने लगी। तभी फलक को कुछ अजीब सा लगा, और वो वेदांत की गोद से उठकर रूम के अंदर भाग गई। जब वेदांत ने उसे ऐसे भागते देखा तो उसकी शार्प आईब्रोज आपस में सिकुड़ गई। वेदांत जब रूम में आया तो उसे फलक बेडरूम में कहीं नहीं दिखाई दी। तभी बॉथरूम का डोर खुला और फलक अपना मुंह पोंछते हुए बाहर आई और बेड पर निढाल हो गई। वेदांत फलक के करीब आया और उसके पीले पर चुके चेहरे पर अपनी हथेली रखकर बोला, व्हाट हैपेंड बाबी? कुछ नहीं, बस वॉमिटिंग हुई है। फलक ने वेदांत की हथेलियों को अपने चेहरे से हटाते हुए कहा, मानो उसे इरिटेशन हो रही हो। फलक का जवाब सुन वेदांत की नीली आंखें गहरी हो गई। बाबी, क्या तुम? नहीं मिस्टर सिंघानिया, जैसा आप सोच रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने गायनेको से कंसल्ट किया था, क्योंकि आप प्रोटेक्शन यूज नहीं करते। फलक ने चिढ़ते हुए कहा। वेदांत फलक के बदलते हुए मूड को अच्छी तरह से नोटिस कर रहा था। थोड़ी देर बाद फलक सो गई। वहीं कब से फलक के सुंदर चेहरे को देख रहे वेदांत के फेस पर अचानक ही एक मिस्टीरियस स्माइल आ गई। 1 महीने बाद सिंघानिया मेंशन। फलक आईने के सामने खड़ी होकर अपने बाल सुखा रही थी। तभी किसी ने उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लिया। मिस्टर सिंघानिया, आजकल आप कुछ ज्यादा ही रोमांटिक नहीं हो रहे हैं, फलक ने आई रोल करते हुए कहा। एनी प्रॉब्लम बाबी? वेदांत ने अपनी एक आईब्रो रेस करते हुए कहा तो फलक ने ना में अपना सिर हिला दिया। वेदांत ने फलक को अपनी ओर टर्न किया और बिना देरी किए झटके से उसका टॉप उतार दिया। फलक उसकी इस हरकत पर आंखें फाड़े देखती रह गई। वेदांत ने फलक को ड्रेसिंग टेबल पर बैठा दिया और उसके जीन्स के बटन खोल उसे भी उतारकर एक साइड फेंक दिया। फलक ने आंखें छोटी कर कहा, क्या अभी ये सब करना जरूरी है? बहुत, वेदांत ने अपने पैंट की जीप खोलते हुए कहा तो फलक ने अपना सिर हिला दिया। वेदांत ने फलक के पैरों को पकड़ खुद के करीब कर लिया और बिना देरी किए उसकी बॉडी में इंटर हो गया। वेदांत के ऐसा करते ही फलक की पकड़ वेदांत के कंधों पर कस गई और उसके नाखून उसके कंधों में गड़ने लगे। इसी के साथ फलक की सिसकियां और वेदांत की तेज सांसें उस कमरे का टेम्परेचर बढ़ाने लगी। आह मिस्टर सिंघानिया, थोड़ा जेंटल हो जाए ना। नो बाबी, वेदांत ने अपनी बॉडी मूव करते हुए कहा। आप न किसी दिन मुझे मार ही डालेंगे। नो बाबी, क्या नो नो लगा कर रखा है? मैंने कहा न, थोड़ा सा जेंटल हो जाए, फलक ने चिढ़ते हुए कहा। तो वेदांत ने उसकी थाई को पकड़ उसे उठा लिया। उसके ऐसा करते ही फलक ने अपने पैर वेदांत के टॉसो पर रख कर लिए। वेदांत ने फलक को दीवार से सटाया और उसे उसी तरह ऊपर उठाए उसकी बॉडी में इंटर हो गया। मिस्टर सिंघानिया, ये पोजीशन थोड़ी हार्ड है, फलक ने सिसकी लेते हुए कहा। तो वेदांत एवल स्मर्क करने लगा। फलक के पैर अब कांपने लगे थे। करीब 1 घंटे के लंबे मेकआउट के बाद वेदांत ने फलक को छोड़ा। फलक ने जैसे ही अपना पैर जमीन पे रखा, उसके कदम लड़खड़ा गए और वो वेदांत की बाहों में झूल गई। वेदांत ने बेहोश फलक को अपनी बाहों में उठाया और उसे बेड पर लेटाकर डॉक्टर को कॉल कर दिया। वहीं दूसरी
और सोनम अभी अपने वैनिटी वैन में तैयार हो रही थी कि किसी ने उसके वैनिटी वैन का दरवाजा नॉक किया। कम इन, सोनिया के इतना बोलते ही उस वैन में एक स्पॉट बॉय एंटर हुआ, जिसके हाथ में कुछ महंगे चॉकलेट्स और रेड रोजेस का बुके था, जिसे देख सोनम के माथे की त्योरियां चढ़ गई। तुम्हें जिस किसी ने भी ये सारा सामान दिया है, जाओ जाकर उसके मुंह पर ये सब मार के आओ, और खबरदार अगर कभी दोबारा कोई मेरे पास ये रेड रोजेस का बुके लेकर आया तो, सोनम ने चिल्लाते हुए कहा। तो वो स्पॉट बॉय डरते हुए उस वैनिटी वैन से बाहर निकल गया। उस स्पॉट बॉय के जाने के बाद सोनम ने अपने माथे पर हाथ फिराया। पिछले 1 महीने से सोनम इन रेड रोजेस के बुके से परेशान हो गई थी, जो रोज कोई उसके पास भेजवाता था। वहीं दूसरी और डॉक्टर फलक का चेकअप कर रही थी, तभी फलक की आंखें खुल गई। वो जैसे ही उठने को हुई, डॉक्टर ने उसे लेटे रहने को कहा। मिसेस सिंघानिया, आप अभी वीक है, इसलिए आप आराम ही कीजिए, वैसे भी आपको इस हालत में आराम को बहुत जरूरत है, उस फीमेल डॉक्टर ने फलक से कहा। तो फलक की आंखें बड़ी हो गई। किस हालत में डॉक्टर? फलक ने थोड़ा हिचकिचाते हुए सवाल किया। तो वो डॉक्टर मुस्कुरा दी। क्या आपको नहीं पता, आप 1 मंथ प्रेग्नेंट है, उस डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा। तो फलक का चेहरा सफेद पड़ गया। लेकिन ये सब कैसे पॉसिबल है? मैंने तो प्रिकॉशन ली थी। तो फलक ने अभी इतना ही कहा था कि उसकी नजर अपने सामने खड़े वेदांत पर गई, जो उसे देखकर एविल स्माइल कर रहा था। अचानक ही फलक के दिमाग में कुछ बातें हिट की, तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसकी आंखें नम हो गई।